हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा दिन है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि मैथ्स के अंदर हमारी वो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जो हमको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकती है। तो आज मैं आपको ऐसे 3 सिग्मा रूल बताऊंगा और एक मैं आपको अपना पर्सनल बोनस रूल भी बताने वाला हूं कि ऐसे और कौन सी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाया था अपने क्लासेस के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आगे चल के हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्या क्या वो चीजें बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग का थंबनेल है कि हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि साइन लगाना मत भूलना। तो यार ये चीज तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये बहुत ही ना छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम लोग अपने एग्जाम टाइम के अंदर इसको उतना नहीं इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, क्योंकि इतनी हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की होती नहीं है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि इंप्लाइज टू का साइंस कहाँ पे लगाते हैं या इक्वल टू का साइन कहाँ लगाते हैं। और जो भी देखो एग्जामिनर होते हैं जो हमारी नोटबुक को चेक करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। दूसरा देखो क्या है, स्टेप्स में कभी भी ये सब गलतियां मत करना, मैं ये भी आपको आज बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आंसर को रीचेक कैसे करते हैं। आंसर को रीचेक देखो बहुत से बच्चे इस लेवल पे करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन देखा, उन्होंने आंसर निकाला, और आंसर जब रीचेक करने की बारी आती है तो वो लास्ट के एक लाइन में देख लेते हैं कि कहीं मेरा कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। तो बेटा अब मुझे लगता है कि ये सबसे गंदा तरीका होता है। एक आंसर को रीचेक करने का भी हमारे पास बेटर बेटर ऑप्शंस होते हैं। और एक बात मैं और बताता हूं, आंसर की इंपॉर्टेंस ये मैथ्स में नहीं सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो वॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, जो वाई वाले होते हैं उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है। और एज इट इज मैथमेटिक्स में भी है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमें प्रूफ देने के लिए बोला गया है तो उस प्रूविंग वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला गया है तो वो सिंप्लीफिकेशन की स्टार्टिंग कैसे होगी। मतलब कि हम लोगों को हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर हमको किस तरीके से देना है। तो डेफिनेटली यार बहुत मजा आएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले 3 सिग्मा रूल जो कि आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, है ना। तो अगर मैं पहले ही टॉपिक की बात करूं तो कई बार ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं बच्चों की कि यार वो साइन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे मैंने खुद देखो कई बार ऐसे बच्चों में फील किया है, मैं तुमको बताता हूं कि क्या चीज। थोड़ा सा ना एक चीज देखना तुम लोग, जैसे तुम यहां ये साइन को देखो, तुम्हें एक साइन ये दिख रहा होगा और ऐसा ही क्या हूबहू एक साइन हमें ऐसा भी देखने को मिलता है। समझना, एक हमें साइन देखने को मिलता है इक्वल टू और एक हमें साइन देखने को मिलता है ऐसे इंप्लाइज टू। तो बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ये साइन होता किस चीज का है। समझे, रुको मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा करके लिखता हूं। जैसे देखो एक जो बेटा ये साइन होता है ये इक्वल का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? इक्वल का साइन होता है। वैसे ही ये देखो जो साइन होता है वो इंप्लाइज टू का साइन होता है, इंप्लाइज का साइन होता है। अब मैंने ना अक्सर देखो, मैं खुद बिहार मतलब कि मैं बिहार में रहा हूं, मेरी एजुकेशन सिस्टम भी है उधर। तो कहने का ये मतलब कि मैं वहां बच्चों को जानता हूं, उनकी मेंटेलिटी किस तरीके से होती है, क्या ऐसे रहता है। तो मैंने जो अक्सर वहां बच्चों को देखा है अपने स्कूल्स के टाइम में जो भी, तो वहां पे क्या करते थे ना बच्चे, वहां पे ऐसे करते थे, ये लगा दिया। जैसे कि ना ऐसे देखो हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, लेट्स सपोज 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तब वो ना ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, देखना थोड़ा वो लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ये 2x प्लस 3 बराबर 1 मान के फिर वो लोग बोलेंगे कि हम लोग 3 को उधर ले जाएंगे, ये हमारा माइनस का 2 बनेगा, और फिर वो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई जो हमारा x है वो माइनस का 1 आ गया। कुछ इस तरीके से उनके दिमाग में कहानियां चलती हैं, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से उनके दिमाग में कहानियां चलती हैं। पर मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो ये तरीका लिखने का एकदम रॉन्ग है, ये तरीका एकदम रॉन्ग है, पूरा का पूरा ये तरीका ही रॉन्ग है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बार बच्चे ऐसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं
बेटा यहाँ पे साइन इक्वल टू की जगह इंप्लाइज टू होना चाहिए। ये हमारा एकदम तरीका एकदम सही होगा, क्योंकि इंप्लाइज टू का मतलब होता है कि हम इसके अंदर ये चीज को लागू कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए हमें इंप्लाइज टू का साइन यहां पे लगाना चाहिए और इक्वल टू जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर। तो बेटा आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये वाली आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप यहां भी इक्वल टू लगा रहे हो। आपको ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर चेक करता है। और एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं, जैसे मान लो कि हमारे मैथ्स में ना और भी अलग अलग साइन है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि ए बिलोंग्स टू, मान लो कि बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं ए बिलोंग्स टू बी, जबकि वो यही नहीं समझ पाते हैं कि इस साइन में और इस साइन में अंतर क्या है। बेटा इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट का साइन है, तो दोनों में डिफरेंस है। जल्दीबाजी के अंदर हमको कुछ भी वो नहीं करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कई बार देखो तुम लोगों का चैप्टर है सेट्स और रिलेशन वाला, 11th में था रिलेशन एंड फंक्शन, वही चीज तुम्हें यहां भी देखने को मिलता है। तो कई बार पता बच्चे क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो कभी कभी स्पेलिंग एरर उनकी इतनी होती है कि पूछो नहीं। जैसे मान लो कि उनको लिखना है 5 सेट, तो वो ऐसे लिखते हैं 5 सेट। अगर वो ऐसे लिखते हैं 5 सेट, बेटा ऐसे क्यों लिख रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, आपको ये चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर ये सिंबल से भी तो 5 सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ये सिंबल के प्रति भी जा सकते हो। मतलब आपको कुछ भी वहां गलत नहीं करना। जो साइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं और बताता हूं, बहुत से बच्चे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के साइन में अंतर खा जाते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में। तुम जरा खुद सोच के देखो, एक हमने साइन ऐसे पढ़ा है और एक हमने साइन ऐसे पढ़ा है। ये मैट्रिक्स का साइन था, ये हमारा डिटरमिनेंट का साइन था। तो दोनों में बेटा डिफरेंस थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। है चीजें माइनर सी, समझ रहे हो ना? वैसे ही देखो इंटीग्रेशन में जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो मैं बताता हूं जो बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं साइन के अंदर, वो समझना थोड़ा सा। जैसे यहीं पे मैं बात करता हूं समझाने के लिए। तो देखो एक ऐसे हो गया ना, तो ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। मान लो कि ये एक्स डीएक्स की मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया, ये एक इनडेफिनिट हो गया। पर अगर कभी कभी मैं ऐसे बोलूंगा ना, मान लो कि 0 से लेकर के ये 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक एक्स डीएक्स, ऐसे मान लो, तो ये हमारा क्या है? एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। पर एक बात और बताता हूं, बहुत से बच्चे पता है इसमें गलती क्या करते हैं, हालांकि बच्चे नहीं टीचर भी इसमें गलती करते हैं। टीचर क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। जैसे कि ये है ना, ये 0 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, वो ऐसे लिख देते हैं इसको, 0 यहां 2 यहां। तो कभी भी जब हम लोग लिमिट लगाते हैं ना ऐसे, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आप 0 और 2 ऐसे लगा दिए हो, ठीक है, ऐसा नहीं। यही छोटी छोटी चीजें हमको नहीं करनी होती हैं, क्योंकि ये जो साइन का जो डिफरेंस है ना, जब एग्जामिनर सबसे पहले आपके साइन पर नोटिस करता है कि यार ये चीज आपकी कहीं ना कहीं ऐसे दे रखी है, तो वो अपने माइंडसेट में बना लेता है वो चीज के लिए, पहले से उसके माइंडसेट में बन जाती है कि यार इस बच्चे को अगर इतना बेसिक सी चीज नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 नंबर में 5 नंबर में अच्छा कर पाएगा। तो वहीं से चीजें आपकी बननी चालू हो जाती है। और एक बात मैं तुम्हें और बताता हूं, जो बिहार बोर्ड के अंदर जो कॉपी चेक होती है ना, वो सर्कुलर चेक नहीं होती है। एक बात और ध्यान रखना, कॉपी चेक सर्कुलर नहीं होती है। सर्कुलर में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर 2 चीजें हैं, मतलब 3 सेक्शन में 4 सेक्शन में है। लेट सपोज कि आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस बने, तो सेक्शन ए कोई दूसरा टीचर चेक करेगा, सेक्शन बी कोई दूसरा, सेक्शन सी कोई दूसरा और सेक्शन डी कोई दूसरा। तो ये सर्कुलर चेकिंग होती है, ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टीचर करेंगे। बट आपके बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, एक ही टीचर आपकी पूरी कॉपी चेक करने वाला है, ध्यान रखना। तो हमें इन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि हमें उस टीचर को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो पॉजिटिव फील कराना पड़ेगा। हमें उसके पेरिफेरल विजन के साथ खेलना पड़ेगा। पेरिफेरल विजन मतलब कि जो पहली ही विजन्स में जब हम लोग देख लेते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है चीज है, तो एक माइंडसेट बन जाता है हमारा। तो उस तरीके से हमें ये चीज को देखना पड़ेगा। तो साइन की बेटा इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज में मैं आगे लेके चलता हूं मैं तुम लोगों के लिए कि दूसरा चीज क्या है। तो देखो स्टेप्स में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, और मैं आज तुम लोगों के सामने एक परफेक्ट मैथ का स्टेप लेकर के आया हूं
कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को राइट करते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे सामने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ये, है ना, ऐसे करके तमाम हमारे सामने क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम लोगों का ना सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है, क्योंकि उसने तो भाई प्रैक्टिस उसी हिसाब से कर रखी होती है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चंस लेगा, वैल्यू वैल्यू डालेगा, अगर उसको एक्सपेंड करना होगा तो एक्सपेंड करेगा, सिंप्लीफाई करेगा और वो आ जाएगा। और बच्चे क्या गलती करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कि यहां पे उसका आंसर आ गया कि मान लो कि ये x बराबर यहां पे x, ऐसे करके कुछ यहां पे आंसर आ गया, तो बच्चा यहीं पे लिख देता है हैंस प्रूव्ड। बच्चा यहीं पे लिख देता है हैंस प्रूव्ड। यार ये जनरली चीजें तुम्हें लग रहा होगा कि चीजें सही हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि चीजें सही हैं, पर मैं बताऊं ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली गलत है। जो हमारा एग्जामिनर चेक करेगा ना, वो इस चीज को कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लेगा कि यार मतलब ये ना मतलब उतना बहुत इनफॉर्मल है, कैजुअल है, तो वो तुम्हारी कॉपी को भी कैजुअल तरीके से ही लेगा। अब जैसे मान लो यार कि तुम कोई मल्टीनेशनल जो कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें छुट्टी लेनी है, अब तुम ईमेल में सीधे सीधे बोल दो कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, बात खत्म, है ना। और एक तुम वहां प्रॉपर तरीके से लिखो कि सब्जेक्ट में कि मेरे को एक दिन का यहाँ पे डे ऑफ चाहिए, फिर तुम वहां रीजन लिखो कि भाई तुम्हें क्यों चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी सिंप्लिसिटी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी शो करती हैं। ये सब चीजें ये बताती है कि आपने प्रिपरेशन किस लेवल पे कर रखा है। एक ना बहुत अच्छी एक छोटा सा थॉट भी है कि अनडिसिप्लिन इज अ सिम्टम्स ऑफ इरिटेटिंग माइंड। तो आपको ये जो भी चीजें लिखनी है ना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में लिखना है, क्योंकि अगर आपने अनडिसिप्लिन यहां पे शो किया तो वो एक इरिटेटिंग माइंड की तरफ जाएगा। और यार वो चीजें कहीं ना कहीं जो हमारे मैथ्स के प्रोफेसर्स होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको ये चीज पता होती है। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब चीजों के साथ प्ले करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, गिवन। अगर कोई भी चीज देखो बेटा दे रखी है तो सबसे पहले आप गिवन लिखो कि क्या क्या क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। दूसरा चीज आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और गिवन के बाद अंडरलाइन लगा देना, इससे थोड़ा उसकी ब्यूटीनेस बढ़ जाती है और एक थोड़ा ना मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिक लगता है, मतलब लगता है कि हाँ वाकई कोई चीज है। अब ये टू प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहां क्या है, सॉल्यूशन। आपने क्या लिखा, गिवन, फिर आपने क्या लिखा, टू प्रूफ, मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद अपनी हम यहाँ पे बातें लिखेंगे कैसे कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। और हमेशा याद रखना हैंस प्रूव्ड यहां लिखो, हैंस प्रूव्ड यहां लिखो कि ये हमारा क्या है, एक हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बीच उच में लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना इरिटेट करता है इंसान को, समझे। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ये हैंस प्रूव्ड यहां लिखना है, राइट। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, आप लोग कभी भी स्टेप्स में ये सब गलतियां मत करना। आपका फॉर्मेट एकदम ऐसा ही होना चाहिए, समझे कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए एकदम फॉर्मेट। ध्यान दे लो इन सब चीजों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी तुम क्वेश्चन लिखा करो ना, तो दो तीन चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ऐसे समझो, लेट्स सपोज कि ये तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है, ये तुम्हारी कुछ नोटबुक आती है, राइट। अब यहां पे सबसे जो पहला काम होना चाहिए आपका, वो ये होना चाहिए कि बेटा आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है, और आपको बेटा एक लाइन आपको ऐसे खींचना है, ठीक है। आई होप कि दोनों मैंने सीधी खींची होगी, हाँ ठीक है। ऐसे आपको दो लाइनिंग बनानी पड़ेंगी, एक इधर और एक आपको इधर, ऐसे लाइन बनाना पड़ेगा, सही है ना। अब यहां पे देखना, ये वाला जो आपका पार्ट होना चाहिए ना, वो रफ वर्क होना चाहिए। मतलब कि कोई भी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इसी पार्ट के अंदर अपनी कैलकुलेशंस को करो। कोई भी अगर आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस कैलकुलेशंस को वहां पे करो। इससे क्या होता है ना कि एक ना बहुत ही अच्छा मैसेज आता है कि बच्चे ने ना वाकई इस क्वेश्चन के लिए मेहनत किया है। और जब वो आपकी कैलकुलेशन देखता है तो भाई देखो वो एक इंसान है, तो सिंपैथी कहीं ना कहीं जाग जाती है कि यार चलो यार वाकई इसने इतना मेहनत किया, तो कम से कम हम लोग को एटलीस्ट नंबर देना चाहिए। हमें अपना वहां मेहनत शो करना पड़ेगा ना उन लोगों को।
तो डेफिनेटली ये चीज हमको देखो करना पड़ेगा, यहां हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। और 2-3 मैं तुम्हें टिप्स बता देता हूं यहाँ पे, यही हम लोग का बोनस टिप है, थोड़ा सा समझना। कोशिश ये किया करो कि ये वाले पार्ट पे यहाँ ना एक चीज और लिख दिया करो। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने 1 मार्क्स का है, लेट सपोज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये 1 मार्क्स, आप यहाँ पे छोटा सा बना करके लिख सकते हो 1 मार्क्स। अगर वो 2 मार्क्स का है तो आप वहां पे लिख सकते हो कि वो 2 मार्क्स, केवल 2m कर देना, 2m है ना, 2 मार्क्स। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को बार बार वो कॉपी पलटना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट ही उसको देखोगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ बंदे ने क्वेश्चन के साथ साथ वहां मार्क्स भी दे रखा है, तो उसको वहां से इजी होता है, समझे कि नहीं। और ये चीजें मैं आपको मैं बहुत अभी पता किया था, अभी जब मेरा ये वीक ऑफ था तो मैं वहां पे बनारस गया हुआ था, तो बनारस में एक बहुत अच्छे मतलब वहां पे है, उनको मैं काफी बेटर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी मैं, और मैथ्स में काफी अच्छा खासा उनका नाम है उधर। तो उनसे मैंने पूछा था कि आंसर राइटिंग को लेकर के क्या क्या मतलब माइंडसेट रहता है किसी भी टीचर का, तो लगभग वो अपने लाइफ के करियर में 30-35 सालों से मतलब आंसर मतलब चेक करते हैं हर एक साल। तो मैंने उनका माइंडसेट वगैरह पता किया था, फिर वो काफ़ी चीज़ें बताएं कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से लिखने पे हम लोग ऐसे करते हैं। तो डेफिनेटली बेटा ये चीज़ें वर्कफुल है, ध्यान देना, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना ऐसे जो भी आंसर आपको लिखना है वही अपना लिखो। जैसे मान लो कि यहाँ जो भी आपका गिवन है, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन लिख दो, फिर अपना जो भी आपका आंसर आता है तो अगर आप हैंस प्रूव लिख दो, ठीक है, वो अपना अपना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का थोड़ा फॉर्मेट रखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा कोशिश ये किया करो, जैसे कि ये मान लो कि नोटबुक है, काफी गंदा बन गया, ये एक नोटबुक का पेज है, लेट सपोज ये एक नोटबुक का पेज है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। तो कोशिश ये करा करो कि जो भी 5 मार्क्स के होते हैं वो राइट साइड में लिखा करो, 5 मार्क्स के जो भी ज्यादातर बनते हैं राइट साइड में लिखो, और पूरा पेज यूज करो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि याद है हम जब नई नई कॉपी खरीदते थे तो राइट साइड वाली कॉपी पे लिखना ज्यादा पसंद करते थे, तो वही हमारी सबकॉन्शियस माइंड में उस टीचर के भी रहती है, तो वो जो भी हम उनके पास कॉपी आती है वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा थोड़ा है ना प्रेफर उनका रहता है। पर आप ये चीज अपना सकते हो, ठीक है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से, हमारे में भी है तुम्हारे में भी है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आपने इतनी सारी अगर चीजें वहां कर ही लिया है तो आंसर को रीचेक करना ना भूलना, जो भी तुम्हारे आंसर्स होंगे वो आंसर को रीचेक करना डेफिनेटली मत भूलना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत माइनर सी गलतियां करते हैं, हम लोग इतनी माइनर सी गलतियां कर देंगे, जैसे मान लो कि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, और डिटर्मिनेंट निकालते समय ऐसा होता है कि हमारा कोई भी आंसर नेगेटिव पे आ गया और हम उसको वहीं पे लिख करके बोल देते हैं कि हाँ चलो भाई डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लिया, आंसर आ गया, पर डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उसको मॉड लगा के पॉजिटिव बनाओ। या मान लो कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका मान लो कि 0 आ गया, तो आप वहां पे एटलीस्ट लिख सको कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। आपको ये चीजें दिमाग में बेटा बननी चाहिए, ठीक है। तो आंसर को रीचेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आंसर को रीचेक करने के देखो मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो भी हमारे सामने क्वेश्चंस दिए हैं, पहले उस क्वेश्चन का अच्छे से आपको इंस्पेक्शन आना चाहिए। इंस्पेक्शन मतलब क्या है कि एक बार आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये वही सॉल्यूशन है जो हमें क्वेश्चन बोला था, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि आपको क्वेश्चन को इंस्पेक्ट करना आना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है ना कि जल्दी जल्दी में किसी दूसरे का क्वेश्चन इसमें कर दिए, तो ये मेक श्योर, ठीक है। दूसरा चीज, डोंट फॉरगेट टू वॉच रफ वर्क। अब देखो जल्दी इतना रहता है, टाइम का भी इश्यू रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रफ वर्क में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, समझे। जैसे कि मान लो कि 35 3 105 होता है और हमने गलती से 106 लिख दिया, नहीं पता चल पाता यार, माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन है।
तो ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टूडेंट ही करते हैं, डेफिनेटली टीचर भी करते हैं। कभी कभी दिमाग में चलता कुछ और है, लिख कुछ और जाता है, ये पढ़ते वक्त भी होता है, पढ़ाते वक्त भी होता है। तो ये माइनर सी चीजें हैं और ये चीजें होना बहुत लाजमी है। तो आपको ना एक बार रफ वर्क आपको जरूर चेक करना है। डोंट फॉरगेट टू वॉच रफ वर्क। आपको एक बार रफ वर्क बहुत अच्छे से देख लेना है। अब रफ वर्क कहाँ मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि रफ वर्क आपको कहाँ मिलेगा। ये वाला जो आपको हिस्सा होगा वो रफ वर्क कहलाएगा, है ना। ये वाला जो हिस्सा होगा किनारे में, यहां पे आप अपना रफ वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। दूसरा बेटा कि आप अपने रफ वर्क को प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना। और फिर थर्ड है हमारा फॉर्मेट, कि आप सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में प्लीज आप अपने फॉर्मेट को ना भूलें। मतलब इतना मेक श्योर करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने टू प्रूफ बाद में लिख दिया सॉल्यूशन के बाद, गिवन पहले लिखा, फिर मैंने सॉल्यूशन कर दिया, फिर मैंने टू प्रूफ किया। तो थोड़ा इन सब चीजों का बस एक बार ऐसे देख लेना, है ना। थर्ड वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अच्छे मार्क्स दिला सकता है, अच्छे साइकोलॉजी बिल्ड कर सकता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड तो बेटा यहीं पर असली बच्चे गलती करते हैं। याद है तुम लोगों को एक कोई मूवी भी आई थी, 12th फेल वाली मूवी आई थी। 12th फेल जो मूवी में जब वो अपने आंसर राइटिंग देने जाते हैं मेंस की, केवल एक छोटा सा वर्ड का मिस्टेक हो जाता है ना, और उसकी वजह से उनका पूरा का पूरा वो उस बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो यार ये चीज बेटा आपको समझना है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक बहुत ही प्यारा सा कोट है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो यार इसी के साथ तुम लोगों को अपनी मेंटेलिटी को भी ग्रो करना है, साथ साथ जैसे तुम लोग अपनी कॉपी की खूबसूरती ग्रो करोगे, ठीक है। यानी कि देखो इसका यही मतलब है कि यार जो आपका फ्यूचर होगा वो क्या बिलोंग करेगा, तभी आपको वहां से एक तरफ से देखना स्टार्ट हो जाएगा जब आप अपने ड्रीम्स के अंदर ब्यूटी देखने मतलब आप पसंद करने लगोगे। जब आप बिलीव करोगे, जब आप बिलीव करोगे कि हाँ ये मेरे ड्रीम बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अगर वो आपको खूबसूरत लगेगा तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एफर्ट डालोगे, और एफर्ट डालोगे तो हैबिट बिल्ड होगी, और अगर हैबिट बिल्ड हो गई तो फ्यूचर चेंज होने से कोई आपका रोक ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से अपना स्टडी करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई मतलब सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। और अगर आपकी कुछ वीकनेस है जो आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शंस में वो भी बता सकते हो। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं हम लोग, टिल देन बाय बाय, लव यू।